ये किताब 1874 सफ़ात में मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 23, सफ़ा नंबर 223 से। तुम इधर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन की लोकेशन पूछने लगा। फिर फोन बंद करके अनुजीत से कहा, मैं जा रहा हूँ। मगर जसपाल, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, किससे बात करोगे? अनुजीत बोला, मैं देखता हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। ये कहकर उसने अनुजीत के कांधे को थपथपाया और बाहर निकलता चला गया। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे केशव मेहरा की गाड़ी बाहर ही दिखाई दी। वो कार एक तरफ पार करके अंदर चला गया। एक बड़े से हॉल के कोने में एक मेज के गिर्द मेहरा बैठा हुआ था। उसके सामने एक इंस्पेक्टर, जिसने खाकी रंग की पगड़ी पहनी हुई थी लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। एक तरफ एक नौजवान सा लड़का बैठा था। मेहरा ने इन सब का तारफ करवाया। ये इंस्पेक्टर हैं यहाँ के और ये गुरमीत सिंह चौहान है। ये कहते हुए उसने उन दोनों का तारफ करवाया। क्या प्रोग्रेस है? इंस्पेक्टर साहब ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। दरखास्त मैंने दे दी है। शाम 4 बजे के बाद एफआईआर कटेगी, मेहरा ने कहा। मुजरिम पकड़ लिया गया है, मौका वारदात देखा नहीं गया। एफआईआर कटी नहीं, ये क्या मजाक है? जसपाल ने हैरत से पूछा तो इंस्पेक्टर ने सर्द से लहजे में उकताए हुए कहा, वो लड़की आपकी क्या लगती है जिसे गोली लगी है? मेरी दोस्त, मेरी मोहसिन और मेरी मेजबान। ये कहकर उसने मेहरा की तरफ देखा और पूछा, आपने ये नहीं बताया कि फायर दरअसल मुझ पे किया गया था? मैंने सब कुछ तफसील से इसे बता दिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, मेहरा ने सुकून से कहा। तुम लोग बाऊ लोग हो यार, तुम्हें क्या पता कि नौकरी किस तरह करते हैं। आप हमलावर को लेकर बाद में यहाँ आए हैं, मगर मुझे फोन पहले आ गया है। आप लोगों के साथ क्या करना है और उस हमलावर के साथ क्या करना है, ये भी मुझे बता दिया गया है। उसने आंखें झपकाए बगैर उसी सर्द और उकताए हुए अंदाज में कहा। तो केशव मेहरा ने उससे भी ज्यादा सर्द लहजे में पूछा, मतलब तुम एक कठपुतली हो, आप कह सकते हैं? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। फिर जरा सा आगे झुककर समझाने वाले अंदाज में बोला, जिस बंदे ने हमें यहां तैनात करवाया है उसकी तो माननी है ना। मैं जानता हूं आप बैरिस्टर हैं, ये फॉरेन से आए हैं, लेकिन जब मामला मुझसे ऊपर हो जाए तो वो खुद ही संभाल लेंगे। हमने तो अपनी ड्यूटी करनी है मेहरा साहब, यहां बैठकर वक्त जाया ना करें। जाएं, उस लड़की की देखभाल करें, मुझे भी जाना है किसी काम से। मतलब इतनी दीदा दलेरी से कह रहे हो कि तुम हमारी कोई मदद नहीं करोगे? मेहरा ने पूछा। ऑफ कोर्स बैरिस्टर साहब, आप कानूनी जंग लड़ें जो आपका हक है। ये जान ले कि आपकी जंग हमारे लिखे हुए पर ही होनी है। ये कहकर उसने अपनी टोपी मेज से उठाई और उठने लगा। तभी गुरमीत सिंह ने इशारे से बैठने का कहा और फिर बोला, इंस्पेक्टर, तुम शायद अभी तक मेरा नाम सुनकर नहीं चौंके हो, या फिर तुम बहुत भोले बन रहे हो। मैं प्रताप चैनल से हूं। जो कुछ तुमने कहा है रिकॉर्ड हो चुका है। तो फिर क्या हुआ सहाफी साहब, खबरें तो रोजाना आती हैं, चलाएं शौक से। ये कहते हुए वो बाहर निकलता चला गया। मेहरा के चेहरे पर तारीकी छा गई, वो कुछ भी नहीं कर सका था। तभी जसपाल सिंह ने सुकून से कहा, मैं अभी अपनी एम्बेसी से बात करता हूं, कोई फायदा नहीं होगा, ये खेल ही कुछ दूसरा खेलना चाहते हैं। उसने यूं कहा जैसे खुद कलामी कर रहा हो, फिर अचानक बोला, गुरमीत, इस हमलावर की तस्वीर लो और इसे अपने चैनल पर चलाओ, बाकी मैं देखता हूं। ये कहकर वो उठ गया। गुरमीत उठा और उसने सलाहों के पीछे बैठे उस हमलावर की वीडियो बनाई। उसने अपने चेहरे के आगे हाथ रख लिए। वो वापस आया तो केशव मेहरा ने किसी के नंबर मिलाने लगा। गुरमीत थाने से निकलता चला गया। मेहरा ने उसे सारी सूरत-ए-हाल के बारे में किसी को बताया और कुछ करने को कहा, जबकि जसपाल हैरत से ये देखता रह गया कि कानून की पासदारी
इस तरह भी होती है। तभी मेहरा ने कहा, आओ चलें। वो दोनों थाने से निकलकर बाहर आए तो जसपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो इसे लेकर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में ले गया। वहां बैठे और सोडे का ऑर्डर देने के बाद केशव ने कहा, कुछ समझे हो ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि इस पुलिस वाले को रिश्वत चाहिए होगी जो आपने नहीं दी। जसपाल ने अपना ख्याल जाहिर किया। नहीं जसपाल, ऐसा नहीं है। कोई पुलिस इंस्पेक्टर इतनी साफ कोई मतलब इतने धड़ल्ले से ऐसी बात नहीं कह सकता। उसने हमें टाला नहीं, चैलेंज दिया है। सो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा ही है। क्या तुम रणवीर को भूल गए हो? वो हमसे कोई ऐसी ही गलती चाहते हैं जिससे उनके शक को या तो तकवीयत मिले या वो शक दूर हो जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि हम मजलूम बन जाएं और उनसे इंसाफ की भीख मांगते रहें? जसपाल ने तेजी से कहा, नहीं, सिर्फ इतना करना है कि कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाना। वो तुम्हारे बारे में ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे राब्ते किस किस से हैं। कोई एक भी गलत राब्ता तुम्हें शक के दायरे से निकालकर यकीन के शिकंजे में ले आएगा। घबराहट और गुस्से में ही गलत कदम उठते हैं। वो तुम्हारी या हरप्रीत के इर्द गिर्द लोगों की रसाई देखना चाहते हैं कि मदद के लिए तुम लोग किन किन लोगों को बुलाते हो, और यही से उनकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। मेहरा ने समझाते हुए कहा, इसका मतलब है हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार करने के। वह मायूसी भरे लहजे में बोला तो मेहरा ने कहा, नहीं, हम अभी यहां से उठकर एसीपी के ऑफिस में जाएंगे जो यहां से नजदीक ही है। वहां जाकर उनसे फरियाद करेंगे कि एक अदना सा इंस्पेक्टर कानून की पासदारी नहीं कर रहा। वो तेजी से बोला तो मेहरा ने सुकून से कहा, बिल्कुल, फरियाद ही नहीं बाकायदा लिख कर देंगे। हमें वहां पर कुछ वक्त गुजार कर वापस उसी थाने में उसी इंस्पेक्टर के पास आना है। क्या आप भी कोई खेल खेलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन इसमें तुम बिल्कुल यूं दिखाई दोगे जैसे तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। तुम परेशान हो रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है। इस दफ्तर में तकरीबन हमें 2 घंटे जाया करने हैं। मेहरा ने सोचते हुए कहा। वो सोडा पीता रहा और सोचता रहा। फिर उठकर वो उस दुकान के अंदर चला गया। वहां से उसने एक फोन कॉल की जो तकरीबन 5 मिनट तक चलती रही। फिर पैसे अदा करके वो वापस मुड़ा, जसपाल को साथ लिया और थाने की पार्किंग तक चले गए। वो एसीपी ऑफिस में पहुंचे तो वो अपने ऑफिस में नहीं था। केशव मेहरा ने वहीं बैठकर दरख्वास्त लिखी और उसके मातहत अमले को देकर डायरी नंबर ले लिया। इस मरहले में तकरीबन 1 घंटा सर्फ हो गया। अगला 1 घंटा उन्होंने वहीं बैठकर एसीपी का इंतजार किया। बिल्कुल आखिरी चंद मिनट में वो अपने ऑफिस में आया तो वो दोनों उसके ऑफिस में चले गए। वो उधेड़ उम्र और तजर्बेकार आदमी था। केशव ने जब मामला उसको बताया तो वो बोला, ओह, तो ये वही मामला है जिसकी खबर अभी चैनल पर चल रही है। लेकिन आपके इंस्पेक्टर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वो तो बात ही कुछ और तरह कर रहा है। जसपाल ने शिकायती लहजे में कहा, आपने दरख्वास्त दे दी है ना? शाम तक अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं इस मामले को खुद देखूंगा। आप फिक्रमंद ना हो, मैं छानबीन शुरू करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। एसीपी ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा और फिर कुछ तसल्ली अमेज बातों के बाद उन्हें भेज दिया। वो दोनों उसके ऑफिस से निकल आए। अब वापस थाने जाना है, मेरे पीछे आना, लेकिन बहुत मोहतात होकर, केशव ने कहा और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। और जब वो थाने पहुंचे तो वहां पर मजीद चैनल के लोग पहुंच चुके थे। उन्होंने इंस्पेक्टर को घेरा हुआ था और उससे सवाल कर रहे थे। इंस्पेक्टर बड़े एतमाद से जवाब दे रहा था। फिर जैसे ही उन दोनों पर निगाह पड़ी तो मुस्कुराते हुए बोला, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह प्रताप चैनल ने रिपोर्ट दी है और जिस तरह की खबर को बिगाड़ कर पेश किया गया है, असल वाकया ऐसे नहीं है। मैंने छानबीन की है,
फायरिंग का सिरे से कोई वाकया पेश आया ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो लड़की हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। एक खातून सहाफी ने जज्बाती अंदाज में पूछा। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको मालूम होगा, उसने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और फिर बोला, वाकया दरअसल सिर्फ इतना है कि इस मोटरसाइकिल सवार की बाइक गलती से इनकी गाड़ी के साथ टकरा गई। इन्होंने उतरकर इसे मारा पीटा, जिसके गवाह मौजूद हैं। बड़े बाजार में इसे रगेदा, उसे बुरी तरह जदोकोब किया गया और फिर थाने में लाकर ये कह दिया कि इसने फायरिंग की है। इस लड़की के जो फायर लगे वो कहां से लग गए? वो किस खाते में है? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। अब सिर्फ यही मसला हल करने वाला रह गया है। मेरे ख्याल में दो बातें हैं। एक तो केस मजबूत बनाने के लिए उन्होंने खुद फायर कर लिए हैं, और दूसरा हाम हा की सनसनी फैलाने के लिए ये ड्रामा रचाया गया है। बहरहाल तफ्तीश जारी है और मैं पूरी तवज्जो से इस केस को देख रहा हूँ। ये मामला कब तक साफ हो जाएगा? एक दूसरे सहाफी ने पूछा। देखते हैं कब तक होता है, क्या नतीजा निकलता है, इंस्पेक्टर ने कहा और फिर हाथ के इशारे से इन्हें रोकता हुआ बोला, अब बस करें, मुझे अब मजीद कुछ काम भी करने हैं। इन्हीं लम्हात में जसपाल ने इन रिपोर्टर्स के सामने अपनी बात कहना ही चाही थी कि केशव ने उसे रोक दिया। उसने मजबूती से जज्बात का हाथ पकड़ लिया। चंद मिनट के बाद वो चले गए तो इंस्पेक्टर ने कहा, आप लोग फिर आ गए हो। मुमकिन है मैं आपको ही इन सलाहों के अंदर कर दूं। मामला वही है जो मैंने अभी मीडिया को बताया है। इंस्पेक्टर, हम नहीं जानते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम ऐसा करना चाहिए भी या नहीं, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम इस वाक़े को क्या रंग दे रहे हो? लेकिन कब तक? केशव ने कहा तो मुस्कुराते हुए बोला, तो जाए ना, जाकर ऐसे वसाइल तलाश करें जिनसे आपकी आवाज सुनी जा सके। मैं जानता हूं कि तुम लोग अभी एसीपी ऑफिस के दफ्तर में थे और वहीं से आए हो। कोई फायदा नहीं। मेरी मानो तो खामोशी से यहां से निकलो और जाओ अपने अपने घर, सुकून करो। वो लड़की ठीक हो जाए तो उसे घर में आराम करने दे। गुड लक, इंस्पेक्टर ने कहा और बाहर की जानब चल पड़ा। उससे गए चंद मिनट ही हुए थे कि जसपाल ने केशव से पूछा, अब क्या करें? बस चंद मिनट, ये कहते हुए उसने घड़ी देखी और पुरसुकून सा होकर कुर्सी पर बैठा रहा। चंद ही मिनट गुजरे थे कि लॉकअप के अंदर से एकदम से ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। फिर आपाधापी शुरू हो गई। तभी एक चीख बुलंद हुई। जिस वक्त तक दूसरे अहलकार वहां पहुंचते, अंदर से किसी के बुलबुलाने की आवाजें आती रहीं। वो दोनों भी बाहर निकले और लॉकअप की सलाहों के सामने चले गए। वो जो हमलावर था वो बेहोश पड़ा था। उसके सर से खून बह रहा था और उसके पीछे चंद सिपाहियों ने एक लंबे तड़ंगे शख्स को रोका हुआ था जो बफरे हुए अंदाज में उसे मारने के दर पे था। वो ऊंची ऊंची आवाज में उसे गालियां निकाल रहा था। ये क्या हुआ? जसपाल के मुंह से सरसराते हुए निकला, देखते जाओ होता क्या है। खेल शुरू हो गया है, केशव ने सर्द महरी से हल्की आवाज में कहा और वापस इंस्पेक्टर के कमरे की तरफ बढ़ा। तभी किसी कांस्टेबल ने कहा, अरे ये मर जाएगा, इसके खून बहुत बह रहा है। वो दूसरे के भी तो इतना बड़ा जख्म है, अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा वरना ये तो हमारे गले में अटक जाएंगे। ओए साहब को फोन लगाओ, वो बाहर हैं, तो फिर जल्दी बुलाओ यार। वहां पर ऊधम मच गया। मेहरा और जसपाल तमाशाइयों की मानित इन्हें देखते रहे। जसपाल के जहन में आ रहा था कि अगर हमलावर कहीं मर गया तो सारा सबूत और वो रास्ता खत्म हो जाएगा जिससे वो अपने दुश्मन तक पहुंचते जिसने हमला करवाया था। चंद मिनट गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर भागता हुआ आ गया। हमला आवर फर्श पर पड़ा था। वो एक ही निगाह में हालात की नजाकत भांप गया। इन दोनों के खून बह रहा था। इंस्पेक्टर दोनों ही को अस्पताल ले जाने पर मजबूर था। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर तेजी से बोला, फौरन इन्हें अस्पताल ले जाओ। सर, एम्बुलेंस के लिए फोन कर दे सर, एक कांस्टेबल तेजी से बोला। ओए नहीं, बहुत देर हो जाएगी, बाहर देखो
कोई वैन वगैरह मिल जाए, नहीं तो इन्हें टैक्सी पकड़ लेना कोई। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया तो 2-4 कांस्टेबल बाहर की जानब लगे। तभी मेहरा ने जसपाल से आहिस्तगी से कहा, चलो निकलते हैं। वो दोनों उठे ही थे कि एक कांस्टेबल ने मेहरा से कहा, आपकी गाड़ी भी तो है ना साहब, इनको ले चलें। तभी मेहरा ने एक निगाह इंस्पेक्टर पर डाली और तंजिया लहजे में बोला, सॉरी, इन दोनों में से कोई मर गया तो तेरे इंस्पेक्टर ने सारा मुद्दा मुझ पर डाल देना है। जाओ, जाकर कोई दूसरी गाड़ी तलाश करो। वो कांस्टेबल अजीब सी निगाहों से घूरता हुआ एक तरफ हो गया, जबकि इंस्पेक्टर ने इन्हें गुस्से में देखा। मेहरा ने इसकी कोई परवाह नहीं की और आहिस्ता कदमों से चलते हुए थाने से बाहर आ गया, जहां एक वैन को इन कांस्टेबलों ने घेरा हुआ था। उन्होंने ड्राइवर को नीचे उतारा हुआ था। एक उनसे बात करने लगा तो दूसरा थाने की तरफ लपके। मेहरा पार्किंग में अपनी कार के पास रुक गया, फिर जसपाल की तरफ देखकर बोला, तुमने अपनी गाड़ी में मेरे पीछे पीछे आना है। अगर मैं कहीं गुम हो जाऊं तो फोन पर राब्ता कर लेना। किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में वापस हॉस्पिटल चले जाना। क्या कोई ऐसी खतरनाक बात है? उसे तेजी से पूछा। मैं एक रिस्क लेने जा रहा हूं, हो गया तो देखना। उसने ये कहा ही था कि इन दोनों हवालातियों को बाहर लाया गया। वो दोनों बेहोश थे और कांस्टेबलों ने इन्हें डंडा डोली के अंदाज में उठाया हुआ था और उन्हें वैन में ला फेंका तो वो चल दी। इस वक्त मेहरा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रश वाले इलाके से निकलते ही वो एक बड़ी सड़क पर आ गए। जैसे ही वो एक मोड़ मुड़ने के लिए आहिस्ता हुए, पीछे से आने वाली एक सफेद वैगन ने उनका रास्ता रोकना शुरू कर दिया, यहां तक कि एक साइड दबाकर उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। तभी वैगन भी रुक गई और उसमें से 5-6 नौजवान गन्ने लेकर बाहर आ गए। शायद कांस्टेबलों के जहन में भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो जाएगा। एक नौजवान ने आगे बढ़कर साइड डोर खोला और इन्हें नीचे उतरने का इशारा किया। वो एक एक करके उतरने लगे। तब तक एक और नौजवान ड्राइवर को नीचे उतार चुका था। जैसे ही दोनों हवालाती अंदर वैन में रह गए और उस वैन में बैठ गए, दोनों वैगनें चल पड़ी और वो कांस्टेबल और ड्राइवर वहीं खड़े मुंह तकते रह गए। जसपाल ये सब देख रहा था और समझ चुका था कि मेहरा ने क्या खेल खेला है, इसलिए धीरे से मुस्कुरा दिया। आगे 2 वैगनें थी, उनके पीछे मेहरा और उसके बाद जसपाल तेजी से जा रहे थे। अचानक हवालातियों की वैन सीधी निकलती चली गई और क्रॉस पर दूसरे वैन दाएं जानब मुड़ गई और मेहरा बाएं जानब चला गया। जसपाल को समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने मेहरा का ताक़ुब जारी रखा। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो एक ऐसी जगह आ निकले जहां बहुत कम आबादी थी, ज्यादातर फैक्ट्रियां थी। उसे लगा कि ये एक फैक्ट्री एरिया है। मेहरा पुख्ता तारकुल वाली सड़क से उतरकर नीम पुख्ता रास्ते पर चल पड़ा और फिर एक फैक्ट्री के आगे जा रुका। अगले ही लम्हे गेट खुल गया और उसके पीछे पीछे वो अंदर चला गया। वो सफेद वैन वहां खड़ी थी। कुछ ही देर के बाद वो एक हॉलनुमा कमरे में थे, जहां अच्छा खासा काठ कबाड़ पड़ा हुआ था। वहां जमीन पर वो दोनों हवालाती पड़े हुए थे। चंद नौजवान उनके इर्द गिर्द खड़े थे। मेहरा को देखते ही एक ने कहा, सर, जगदेव को ले जाएं, डॉक्टर नहीं आया? उसने सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा। वो इस वक्त नहीं है, मगर डिस्पेंसर है, वो आ रहा है। लफ्ज उसके मुंह में ही थे कि एक उधेड़ उम्र सा बंदा हॉल में दाखिल हुआ। उसके पास मेडिकल बैग था। उसने आते ही दोनों को देखा जो इस वक्त बेहोश थे। पहले जगदेव की पट्टी वगैरह करो, उसे बाद में देखना, शायद इसकी जरूरत ना पड़े, मेहरा ने सर्द लहजे में कहा। तो हमला आवर ने हसरत भरी निगाहों से मेहरा को देखा। डिस्पेंसर ने जगदेव को देखना शुरू किया तो मेहरा इस पर हमलावर के पास बैठ गया। फिर सर से लहजे में गुर्राते हुए बोला, देख, अब जिंदगी और मौत दोनों तेरे अपने इख्तियार में है। जो कुछ मैं पूछना चाहता हूं वो अगर सच बता देगा तो तेरी मरहम पट्टी करके तुझे अच्छा खाना दिया जाएगा और शहर में सुकून से छोड़ देंगे। अगर नहीं बताएगा तो तुझे मारकर ऐसी गंदी जगह फेंकूंगा
जहां पर कुत्ते तुझे नोच नोच कर तेरी शनाख्त ही खत्म कर देंगे। अब बोल, क्या करना है तुझे? केशव मेहरा कहता जा रहा था और उस हमलावर की आंखों में वहशत के साथ खौफ फैलता जा रहा था। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, इंस्पेक्टर रणवीर, हम उसके लिए काम करते हैं। उसने थूक निगलते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक फोर्सेस से है? मेहरा ने पूछा। नहीं, वो वक्तन फवक्तन हमसे काम लेता है और हमारी मदद करता रहता है, उसने कहा। तो वो उठकर बोला, भगवान के लिए, मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितना तुम नहीं जानते। तुमने क्या किया है खैर? अगर तुम्हारा कहा झूठ हुआ तो? मेहरा ने पूछा। तो एकदम वो मायूस हो गया, फिर गए हुए लहजे में बोला, आप तस्दीक कर लें। वो तो मैं करूंगा, तब तक तुम यहाँ हमारे मेहमान रहोगे। सच हुआ तो छोड़ देंगे, झूठ हुआ तो। जसपाल ये सब देख रहा था और सुन रहा था। ज़हन के किसी गोशे में ये ख्याल तो था कि रणवीर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ही इसके साथ जुड़ा है, लेकिन वो कानूनी तनाज़ुर में सोच रहा था। इसे गुमान भी नहीं था कि वो यूं गुंडागर्दी करेगा। उसकी राहों में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसका मन चाह रहा था कि अब भी जाए और रणवीर सिंह को शूट कर दे। ताहम सोचने और उस पर अमल करने में कुछ फर्क जरूर है और इसके लिए वक्त चाहिए होता है। आओ चलें। मेहरा ने इसका बाजू पकड़ा और बाहर की जानिब चल दिया। बाहर बरामदे में आकर जसपाल ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, केशव, रणवीर पार्टी बन जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जसपाल, तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा ये है कि तुम ना यहाँ की दोस्ती समझ सकते हो और ना ही दुश्मनी। यहाँ कानून की पासदारी नहीं है। सबसे पहले धर्म, फिर मुफाद, और अक्सर औकात धर्म के ही पीछे रह जाता है और मुफाद ही सबसे पहले होता है। रणवीर किसकी लड़ाई लड़ रहा है? नरकारियों के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, ये कानून के लिए। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन जो हकीकत तुम्हारे सामने आई है, इस पर तुम खुद फैसला कर सकते हो। तो फिर फैसला केशव मेहरा? मुझे पिंड ओगी में रहकर ही सब कुछ करना है, जसपाल ने सर्द लहजे में कहा। तो मेहरा चौंक गया, चंद लम्हे सोचता रहा, फिर जोशीले अंदाज में बोला, बिल्कुल दुरुस्त। तुम अपनी जमीन और हवेली के बारे में फिक्र मत करना, जायदाद का मसला मुझ पर रहा। जब तक तुम बलजीत सिंह को अपने पांव के नीचे नहीं ले लेते, तब तक तुम जो कुछ भी करोगे ये तुम्हारा ताकुब करेंगे। ठीक है, जसपाल ने फैसला कुन अंदाज में कहा और वो वहां से चल दिए। दोनों गाड़ी तक आए और आगे पीछे निकलते चले गए। नया पैराग्राफ। दोपहर का वक्त हो गया था। मैं दिलबर के घर से निकल आया था। डीएसपी से बात करने के बाद मैं दिलबर के घर चला गया था कि जो लोग अब तक वहां मौजूद हैं उन्हें मालूम हो कि दिलबर के लवाहकीन के सर पर हम हैं। दोपहर तक सारे मेहमान वगैरह जा चुके थे। जब सुकून हो गया तो मैं अपने घर की जानिब चल पड़ा। मैं पैदल ही जा रहा था। चौक में पहुंचा तो हस्बे मामूल बरगद के दरख्त तले काफी सारे लोग जमा थे। उनमें ज्यादातर नौजवानों की ही तादाद थी। मैं भी उनके पास जाकर एक चारपाई पर बैठ गया। तभी एक जोशीले से नौजवान ने मुझसे पूछा, जमाल यार, ये शाहजेब तेरे पीछे ही क्यों पड़ गया है? कहीं इस लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? ये तुम्हारा चक्कर से क्या मुराद है? मैंने जवाब देने की बजाय से पूछ लिया। यही कि इसे वो पसंद आ गई हो जबकि वो तुम्हारे पास है, उस नौजवान ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इनकार करते हुए कहा। तो फिर क्या बात है? उसने तजस्सुस से पूछा। बस 2-4 दिन ठहर जा यार, तुझे खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मगर ये जहन में रखो कि शाहजेब इतना घटिया नहीं कि वो इस लड़की की वजह से मेरा दुश्मन बन गया है। मैंने फिर से इनकार कर दिया तो एक संजीदा से नौजवान ने कहा, जमाल, पूरे गांव में ये तजस्सुस है। न जाने कैसी कैसी अफवाहें घूम रही है। ये तो सच है ना कि जब से इस लड़की के नूर नगर में कदम पड़े हैं, कत्लो गारत शुरू हो गई है। मैं तेरी सारी बातें मानता हूं,
मैं तो इसके चक्कर वाली बात का जवाब दे रहा हूँ। लड़की के बारे में शाहजेब की सोच वोच नहीं, वो नहीं है जो ये सोच रहे हैं। मामलात कुछ दूसरे हैं। ये सारी अफवाहें और तजस्सुस चंद दिन बाद खत्म हो जाएगा। मैंने इशारे में जवाब दिया। जाहिर है वो मेरी बात से मुतमईन तो होने वाले नहीं थे, इसलिए मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ दुश्मनी का मामला क्या है? देखो, वो मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाकर अपना गुलाम बनाना चाहते थे। सरदार शाहदीन ने खुद मुझसे ये कहा, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जो दूसरों को उनकी गुलामी से निकालना चाहता हूँ, उनका गुलाम कैसे बन जाऊं? मेरा इनकार इन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए वो मेरे दुश्मन हैं। मैंने कुछ सच और कुछ झूठ का सहारा लेकर इन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। मान ली तुम्हारी बात, लेकिन लड़की वाला किस्सा क्या है? उसी नौजवान ने बहस करते हुए कहा ना, 2-4 दिन बाद मालूम हो जाएगा। मैंने जिद होते हुए कहा। तो वहां पर खामोशी छा गई। फिर इस बारे में किसी ने सवाल नहीं किया। अगरचे मैंने इन्हें झूठ सच कहकर वक्ती तौर पर जान छुड़ा ली थी, लेकिन मुझे ये एहसास होने लगा कि गांव नूर नगर के मकीनों को इस लड़की के बारे में तजस्सुस है। वो जानते हैं कि इस मामले में कहीं न कहीं सोहनी का अमल दखल है। उनके नजदीक तो वो एक तवाइफ ही थी जो नाचने के लिए मेले में आई थी, और फिर वो मेरे घर में ठहरी। मेरे जहन में जो एकदम से सवाल उभरा था वो यही था कि अगर सोहनी को सरदार शाहदीन कबूल कर लेता है, तो क्या नूर नगर या पूरे इलाके के लोग इस अनहोनी को कबूल कर लेंगे? क्या इस कबूलियत के साथ सरदार शाहदीन का माजी सामने नहीं आएगा, जिसमें उसका किरदार कोई काबिल तहसीन नहीं था? अगर सरदार शाहदीन इसे बेटी के तौर पर कबूल कर लेता है, तो क्या सोहनी पर से तवाइफ का लेबल उतर जाएगा? क्या उसे सरदार ज़ादी के तौर पर लोग कबूल कर लेंगे? क्या सरदार शाहदीन की इज्जत और एहतराम की सतह वो रह जाएगी जो उन्होंने अपने तय बुलंद मुकाम पर रखी हुई थी? एकदम से कई सारे सवाल मेरे जहन में उतरते चले गए। मेरा वजदान कह रहा था, सरदार अपने रोब और दबदबे के आगे हर शय कुर्बान कर देते हैं। सरदार शाहदीन कभी भी अपनी साख, इज्जत और एहतराम, मकाम और मर्तबे से नीचे नहीं आ सकता। अगर ये मान भी लिया जाए कि वो अपने दिल से मजबूर होकर औलाद का दर्द महसूस करते हुए और बेटी की हमदर्दी में से कबूल कर लेगा, तो वहां इतने ये भी चांस थे कि वह जरूर कोई साजिश करके सोहनी को ही खत्म कर दे। फिर इसके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। चनाचे शाहजेब और शाहदीन में सोहनी के मामले में मुखालफत पैदा हो गई थी। मुमकिन है शाहदीन अपनी उम्र के तकाजे को देखते हुए खामोशी से ये समझौता कर ले, मगर शाहजेब ने तो अभी हुक्मरानी करना थी। वो अपने नाम के साथ ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी बहन तवाइफ ज़ादी है? इसलिए मुझे नहीं लगता था कि सरदार सोहनी के बारे में कोई अच्छा फैसला करने वाले थे। इस समझौते में वो सोहनी से जान छुड़ाने वाली बात ही करेंगे, क्योंकि समझौते कभी दिल से नहीं किए जाते, मजबूरी में किए जाते हैं। अगरचे मैं इन नौजवानों के साथ बैठा गपशप करता रहा, लेकिन ये सवाल जो मेरे जहन में पैदा हो रहे थे मुझे बेचैन कर रहे थे। यहाँ तक कि शाम हो गई और दिन ढल गया। मैं वहां से उठकर घर की तरफ चल पड़ा। मैं जब घर पहुंचा तो बेदा दूध देकर जा चुका था। मुझे सहन में आता देखकर माँ ने दूर ही से कहा, मुंह हाथ धो के आजा पुत्र, खाना खा ले। मैं वहीं से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फिर जब चारपाई पर आकर बैठा ही था कि बाहर का गेट बज उठा। यार, इस वक्त कौन आ गया? मैंने बुड़बुड़ाते हुए उठना चाहा तो दलान में खड़ी सोहनी ने कहा, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ये कहकर उसने गेट की जानिब कदम बढ़ा दिए। तभी अम्मा ने तेजी से पुकारा, सोहनी इधर वापस आ जा, मैं देखती हूँ। सो सज्जन सो दुश्मन, पता नहीं बाहर कौन है। सोहनी के कदम वहीं रुक गए। अम्मा उसके करीब से गुजरकर बाहर गेट के पास चली गई। कुछ ही देर के बाद छोटा गेट खुला और डीएसपी अंदर आ गया। मैंने उसे देखकर उठना चाहा तो वो दूर ही से बोला, बैठो बैठो, मुझे जरा जल्दी थी इसलिए मैं आ गया। मैं इतनी देर में खड़ा हो गया, उससे मुसाफा किया,
तब इतने में सोहनी अंदर से कुर्सी ले आई थी। वो इस पर बैठ गया। तभी उसने सोहनी को भी बैठने के लिए कहा। वो मेरे साथ चारपाई पर बैठ गया और अम्मा किचन की तरफ चली गई। इसके साथ ही ये पार्ट अपने अख्ताम को पहुंचा। तुम उधर ही रहना, मैं आ रहा हूं। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन की लोकेशन पूछने लगा। फिर फोन बंद करके अनुजीत से कहा, मैं जा रहा हूं। इसके साथ ही ये पार्ट अपने अख्ताम को पहुंचा। जीदी से कहा, ये मेरा मामला है, इसे मैं बेहतर समझता हूं। पता नहीं कब, किससे और कहां मुलाकात हो जाए। मुझे तो बहरहाल अपना मकसद हासिल करना है ना, वो तेजी से बोला। इसके साथ ही ये पार्ट अपने अख्ताम को पहुंचा।